Good morning to all. We had already discussed chapter 2 history, new kings and kingdoms. Students, for the purpose of revision, we will take a short review of this chapter in today's lecture, which will also help you in the examination that is scheduled soon in the month of June. स्टूडेंट्स, हाफ चैप्टर का रिव्यू हमने कल रिवीजन में ले लिया था। ये जो मैप है हमारा, ये 17 और 12th जो सेंचुरी थी उसके बीच में कई सारी डायनेस्टीज अमर्ज हुई थी, जिसमें से मेनली हैं गुर्जर प्रतिहारा, ये राष्ट्रकूटास और ये पाल्स। जो पाल्स जो थे उनका ये एरिया इसमें शो कर रखा है। जो राष्ट्रकूटास जो थे वो मेनली डेक्कन एरिया में थे और उसका राष्ट्रकूटास का एरिया इसमें ये शो हो रखा है। जो गुर्जर प्रतिहारा जो थे इसमें चाहमांस वगैरह भी आते हैं। जो मेनली गुर्जर प्रतिहारा जो थे उनकी ये बाउंड्री जो ये इसमें लोकेट कर रखी है। ये हमने कल डिस्कस सारा कर लिया था। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम उरेयूर टू तंजावुर। उरेयूर से तंजावुर तक जो चोल्स जो थे वो पावर में कैसे आए थे वो इस टॉपिक में बता रखा है। चोल्स पावर में कैसे आए थे? मेनली जो कावेरी जो डेल्टा था, कावेरी एक रिवर थी और उसके आसपास जो इलाका था कावेरी डेल्टा था। तो कावेरी जो डेल्टा था उसमें जो मुट्रियार जो थे ये एक छोटे से फैमिली की ही, एक छोटे से परिवार की ही एक पावर थी। छोटी सी एक फैमिली थी मुट्रियार, और उन्हीं की पावर से थे ये जो कावेरी डेल्टा में रहते थे। दे वर द सबॉर्डिनेट टू द पल्लव किंग्स ऑफ द कांचीपुरम। ये लोग जो थे मुट्रियार जो थे कांचीपुरम के जो पल्लव किंग थे उन्हीं के ही सबॉर्डिनेट थे। सबॉर्डिनेट मतलब उनके ही अधीन ये काम करते थे। जो विजाल्या बिलोंग्ड टू द एनिसेंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरेयूर कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम मुट्रियार इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। जो उरेयूर से चोलाज की जो फैमिली थी उनमें था विजाल्या। जो विजाल्या जो थे उन्होंने मुटियार जो थे, विजाल्या जो थे उन्होंने मुटियार जो थे उनको हराकर कावेरी जो डेल्टा था उसको कैप्चर कर लिया था, उसको अपने कब्जे में ले लिया था। He built the town of Tanjavur and the temple for goddess निसंबसुधिनी here there। उन्होंने जो विजाल्या जो किंग थे उन्होंने तंजावुर में टेम्पल बनवाए और एक देवी का मंदिर बनवाया था उन्होंने, और उनका नाम था, देवी का नाम था निसुम्बसुधिनी का टेम्पल बनवाया था। द सक्सेसर्स ऑफ द विजाल्यास conquered the neighboring regions and the kingdom grew in the size and the power। दो जो विजाल्या के सक्सेसर थे, सक्सेसर मीन्स मतलब विजाल्या के जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने जो अपने नेबरिंग रीजन्स थे उनको कंक्योर्ड कर लिया था, उनको जीत लिया था, और जीतने के बाद अपना जो किंगडम था उसकी साइज और पावर दोनों में ही उनका किंगडम बढ़ गया था। पंड्यंस एंड द पल्लव्स टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। जो साउथ और नॉर्थ में पांड्यांस और जो पल्लव्स की टेरिटरी थी उनको भी अपने किंगडम में ही मिला लिया था, अपने ही साम्राज्य में उसको मिला लिया था, क्योंकि उनका कंट्रोल हो गया था उस पर, और उन्होंने अपने किंगडम में साउथ और नॉर्दर्न में जो पांड्यांस और पल्लव्स थे उनकी टेरिटरी को भी मिला लिया था। राजा फर्स्ट कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। जो राजा फर्स्ट थे वो मोस्ट पावरफुल चोला रूलर थे। उन्होंने 1985 से अपने किंगडम को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था और उनका एरिया बहुत बड़ा हो गया था। जो राजा राज के जो बेटे थे उनका नाम था राजेंद्र फर्स्ट।
उन्होंने अपने फादर की जो पॉलिसीज़ थी उन्हीं को ही आगे बढ़ाए रखा और गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एंड डेवलपिंग ए नेवी फॉर दीज एक्सपेंडिशंस। जो राजेंद्र फर्स्ट थे उन्होंने अपने फादर की जो पॉलिसीज़ थी उनको आगे बढ़ाया और उन्होंने गंगा वैली, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ थी, साउथ ईस्ट एरिया की जो कंट्रीज़ थी उसके ऊपर भी हमला किया। रेज्ड का मतलब होता है हमला करना, उनके ऊपर भी हमला किया। डेवलपिंग ए नेवी फॉर दिस एक्सपेंडिशन, और उन्होंने अपने इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए, अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए एक नेवी सिस्टम भी तैयार किया। नेवी होता है जल सेना, उन्होंने जल सेना भी अपनी बना ली। स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड द ब्रोंज स्कल्पचर्स, इसमें जो बिग टेम्पल्स थे जो तंजावुर के थे और गंगई गोंड चोलापुरम के थे, बिल्ड बाय द राजा एंड द राजेंद्रा, दोनों ने ही ये टेम्पल बनवाए थे। आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स, और ये दोनों ही आर्किटेक्चर में भी मतलब मूर्ति कला जो होती है उसमें, और उनका बनाने का जो ढंग था मतलब स्थापत्य कला जिसको कहते हैं, उन दोनों में बहुत ही अच्छी प्रसिद्धि पाई। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकम ए न्यूक्लियाई ऑफ settlements which grew around them. These were centers of the craft production. Temples were also endowed with land by the rulers as well as by others. The produce of this land, तो इस कहते हैं कि जो चोला टेम्पल्स जो थे उसकी जो सेटलमेंट्स थी, जो चोला टेम्पल्स जो थे उसके चारों तरफ ही बहुत सारी सेटलमेंट्स हो गई थी, और ये जो सेटलमेंट्स थी ये क्राफ्ट प्रोडक्शन का मेन सेंटर बन गई थी। और इसकी जो लैंड थी, इसको मंदिर में जो लैंड होती थी ये दूसरे जो लोग होते थे वो उसको दान में देते थे, और उसमें जो प्रोड्यूस किया जाता था, उस लैंड में जो प्रोड्यूस होता था उसका बहुत बड़ा पार्ट उसमें रहने वाले जो लोग थे, कुछ स्पेशलिस्ट थे जैसे प्रीस्ट थे, गार्लैंड मेकर थे, कुक्स थे, स्वीपर्स थे, म्यूजिशियंस थे, डांसर थे, उनमें ही लगा दिया जाता था, क्योंकि वहीं पे वो लोग काम करते थे, वहीं पे रहते थे, इसलिए बहुत बड़ा पार्ट उन्हीं के ऊपर ही खर्च कर दिया जाता था। टेम्पल्स वर नॉट ओनली द प्लेस ऑफ वर्शिप, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर लाइफ एज वेल। टेम्पल्स जो थे वो सिर्फ पूजा का ही प्लेस नहीं थे, बल्कि वो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर लाइफ से भी जुड़े थे, उनका भी एक बहुत बड़ा हब थे। अमंग्स द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स, द मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेज वर मोस्ट डिस्टिंक्टिव। चोला ब्रोंज इमेजेस आर कंसिडर्ड द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। कहते कि जो चोला ब्रोंज थी, जो चोलाज के टाइम पे जो ब्रोंज की जो इमेजेस बनाई गई थी वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस थी, और ये जो ब्रोंज की जो इमेजेस बनाई जाती थी वो देवी और देवताओं की ही बनाई जाती थी, लेकिन कभी कभी ये डिवोटीज एज वेल, कई बार ये भक्तों की भी बनाई जाती थी। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, एग्रीकल्चर और इरिगेशन वर्क वहाँ का कैसा था। कावेरी ब्रांचेज ऑफ इनटू several small channels before impacting into the Bay of Bengal. कावेरी जो रिवर थी वो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, बे ऑफ बंगाल एक खाड़ी का नाम है, तो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले छोटी छोटी बहुत सारी चैनल्स में बट जाती थी। दीज चैनल्स ओवरथ्रू फ्रिक्वेंटली, और ये जो छोटे छोटे जो चैनल्स होते थे ये कई बार ओवरथ्रू हो जाते थे, मतलब पानी बहुत ज़्यादा उसमें आ जाता था तो वो ओवरथ्रू हो जाते थे। डिपोजिट फर्टाइल सोइल ऑन देयर बैंक्स, जिसकी वजह से जो फर्टाइल सोइल थी वो उस कावेरी रिवर के बैंक्स तक आ जाती थी, उसके किनारों तक फर्टाइल सोइल जो थी वो आ जाती थी। वाटर फ्रॉम द कैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड्स द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर द एग्रीकल्चर।
तो जिसकी वजह से जो चैनल्स जो था, उन चैनल्स के थ्रू ही एग्रीकल्चर को मॉइस्चर मिलता था, क्योंकि वो जो पानी आता था उसी से ही खेती होती थी, और वो मेनली राइस की जो कल्टीवेशन थी उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। 5th और 6th जब सेंचुरी थी, दैट एरिया वॉज ओपन अप फॉर ए लार्ज स्केल कल्टीवेशन। जब 5th और 6th सेंचुरी में बहुत बड़ी संख्या में कल्टीवेशन की गई थी, फॉरेस्ट करने की ज़रूरत थी, फॉरेस्ट जो थे उनको क्लियर कर लिया गया था। वहाँ का जो एरिया था उसमें बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया था वो, तो उन फॉरेस्ट को काट दिया था। उस फॉरेस्ट मतलब पेड़ पौधों को काट के एरिया को क्लियर कर लिया गया था। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इनटू द अदर एरियाज़, लैंड को भी लेवल कर लिया गया था, दूसरे एरियाज़ के बराबर कर लिया गया था। इन द डेल्टा रीजन अमेंडमेंट्स हैड टू बी बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनाल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड। जो डेल्टाई रीजन थे उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, बांध बनाना, उसमें बांध बना दिए गए थे बाढ़ को रोकने के लिए, और नहरें भी बना दी गई थी। कंस्ट्रक्टेड टू द कैरी वाटर टू द फील्ड्स, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए कुछ नहरें भी बना दी गई थी। इन मैनी एरियाज़ 2 क्रॉप्स वर ग्रो इन ए ईयर, और कई एरियाज़ में एक ही साल में 2-2 फसलें लोग करने लग गए थे। In many cases, it was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for the irrigation. Variety of methods, कई तरह के methods irrigation system के लिए यूज किए गए थे. In some areas, wells were dug. कई areas में जो wells थे कुएं खोदे गए थे. In other places, huge tanks were constructed to collect rain water. कई जो places थे उनमें टैंक्स के थ्रू पानी दिया जाता था, लेकिन कई जगह जो रेन वाटर जो था उसको कलेक्ट किया जाता था, उसके लिए भी टैंक्स बनाए गए थे, रेन वाटर के लिए भी, और इस तरह से इरिगेशन सिस्टम जो था उसको बढ़ाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था वो कैसा था? हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड? एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया? सेटलमेंट्स ऑफ द पीजेंट्स नोन एज ऊर। सेटलमेंट्स जो थी पीजेंट्स की उसको ऊर कहा गया था। बिकम द प्रोस्पर्स विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फ्रॉम द लार्ज यूनिट्स कॉल्ड द यूनिट। जो विलेजेस की जो ग्रुप्स थे, विलेजेस के जो ग्रुप्स थे, लार्ज यूनिट थी, उसको नाडू कहा गया था। विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म द सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। नाडू और जो विलेज काउंसिल्स थी ये मिलके जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को करते थे, और उसमें जैसे कि जस्टिस या कलेक्टिंग टैक्सेस ऐसे काम भी वो करते थे, न्याय करवाना या टैक्सेस को कलेक्ट करना, इस तरह के फंक्शंस भी वो करते थे, विलेज काउंसिल्स और नाडू। रिच पीजेंट्स ऑफ द वेल्लार कास्ट। वेल्लार कास्ट के जो रिच पीजेंट्स थे, कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोलाज गवर्नमेंट। जो वेल्लार कास्ट के जो रिच पीजेंट्स थे वो भी नाडू के लिए सुपरविजन करते थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होते थे। चोलाज किंग gave some rich landowners titles like Muvendavelam, a Velan or peasant serving 3 kings। जो रिच लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको टाइटल्स भी दिए जाते थे, जैसे मुवंदवेलम। मुवंदवेलम का मतलब होता है कि 3 किंग्स को दी जाने वाले सर्विस, मतलब कोई ऐसा किसान होता था जो 3-3 किंग्स को अपनी सर्विस देता था, अपनी सेनाएं प्रोवाइड करवाता था उनको, जिसको मुवेंदवेलन के नाम से जाना जाता था। अरैयार, अरैयार भी एक पोस्ट का एक टाइटल का ही नाम था जिसको चीफ कहा जाता था। एज मार्कर एज रेस्पेक्ट और दैम इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स टू स्टार्ट द सेंटर्स। और इस तरह से उनको कई टाइटल्स दिए जाते थे जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होती थी सेंटर में। इसमें टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था
कई तरह के इसमें लैंड्स के नाम दे रखे हैं, जैसे कि ब्रह्मदे दे रखा है। फर्स्ट जो है वो दे रखा है वेलन वगाई दे रखा है। सेकंड ब्रह्मदे दे रखा है। फिर सालाभोग दे रखा है। फिर देवदाना दे रखा है। तिरुमटुकनी दे रखा है। फिर पल्लीचंदम दे रखा है। फर्स्ट जो है वेलन वगाई जो थी वो ऐसी लैंड होती थी जो नॉन ब्राह्मण्स होते थे, उनको ये प्रॉपर्टी दान में दी जाती थी। जो ब्रह्मदे होती थी ये भी एक लैंड का ही नाम था। ये लैंड गिफ्टेड टू द ब्राह्मण्स, ये जो लैंड थी ये ब्राह्मण्स को गिफ्ट के रूप में दी जाती थी, जिसको ब्रह्मदे कहा गया था। थर्ड जो है वो है सालाभोग जो था वो भी क्या थी कि लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल, किसी भी स्कूल के लिए ये लैंड दी जाती थी, जिसको सालाभोग कहा जाता था। फिर है देवदाना और तिरुमटुकनी, ये ऐसी लैंड थी लैंड गिफ्टेड टू द टेम्पल्स, जो टेम्पल को दान में दी जाती थी। ऐसी लैंड को देवदाना और तिरुमटुकनी कहा जाता था। नेक्स्ट और लास्ट है पल्लीचंदम जो थी लैंड डोनेटेड टू द जैन इंस्टीट्यूशंस, जो जैन लोग जो होते थे उनके इंस्टीट्यूशंस को लैंड दी जाती थी, जो डोनेट की जाती थी, जिसको पल्लीचंदम कहा जाता था। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा आपके 1 नंबर के बन सकते हैं कि लैंड गिफ्टेड टू द ब्राह्मण्स, उस लैंड का नाम क्या था, जिसमें दे दिया ब्रह्मोदय, सालाभोग दे दिया, देवदाना दे दिया, एक वेलन वगाई दे दिया। तो आपको एक ऑप्शन टिक करना है जो सही है। Each Brahmoday was looked after by the assembly और सभा और prominent Brahmins landlords। जो ईच ब्रह्मोदय थी, हर जो ब्रह्मोदय थी, ब्रह्मोदय क्या होती है, लैंड गिफ्टेड टू द ब्राह्मण्स। तो ईच जो ब्रह्मोदय थी लुक्ड आफ्टर द असेंबली, वो असेंबली को, सभा को, दोनों ही उसको देखते थे। दीज एसोसिएशन, इसमें से बेटा मैं मेन चीज़ें आपको बता रही हूँ क्योंकि चैप्टर की वीडियो आप तक जा चुकी है, मैं सिर्फ रिव्यू दे रही हूँ चैप्टर का। एसोसिएशन ऑफ द ट्रेडर्स नोन एज द नगरम, जो ट्रेडर्स का एसोसिएशन होता था, एसोसिएशन मतलब ग्रुप, जो उनका संघ बना दिया जाता था, एक उनका जो ग्रुप होता था बड़ा ट्रेडर्स का, जिसको नगरम के नाम से जाना जाता था। ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन द टाउन, ये ओकेजनली जब भी कोई फंक्शन, जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव, टाउन में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे उनको देखते थे नगरम। उसके बाद है सभा हैड सेपरेट कमेटीज़ टू लुक आफ्टर द इरिगेशन वर्क। सभा जो थी वो एक सेपरेट कमेटी थी जो इरिगेशन वर्क को मेनली देखती थी, और इरिगेशन वर्क के साथ साथ गार्डन्स को, टेम्पल्स को, इनको भी वो देखती थी। नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ दीज कमेटीज़ वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ द पाम लीफ, और जो एलिजिबल होता था कमेटी का मेंबर बनने के लिए, उसका नाम एक पाम लीफ पे, मतलब टिकट पे लिख के, और दीज टिकट्स वर पुट इनटू द अर्थनवेयर पॉट, और उस टिकट को एक मिट्टी के छोटे घड़े में डाल दिया जाता था। फ्रॉम विच ए यंग बॉय वॉज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट्स, और फिर एक छोटे बॉय को बुला के उनमें से 1 by 1 फॉर ईच कमेटी, एक एक करके, एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। ये जो था एक कमेटी का मेंबर बनने के लिए जो प्रक्रिया होती थी उसके बारे में बता रखा है कि एक सभा का मेंबर बनने के लिए किस तरह से एक सभा का मेंबर बना जाता था। इसमें दे रखा है कि ऑल दोज हु विश टू बिकम ए मेंबर ऑफ सभा, जिनकी एक सभा का मेंबर बनने की विश होती थी, शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच द लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। तो कुछ उसकी वो दे रखे हैं कि सभा का मेंबर बनने के लिए एक आदमी के पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफाइज होनी चाहिए, किस किस तरह की उसमें योग्यताएं होनी चाहिए, वो चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो जो फर्स्ट है उसमें कहता है कि सभा का मेंबर बनने के लिए एक तो
अपनी ही लैंड का वो स्वामी, अपने ही लैंड का ओनर होना वो ज़रूरी था, और उस लैंड से जो रेवेन्यू था वो भी कलेक्ट किया जाना चाहिए, उस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाना चाहिए, तभी वो उस कमेटी का मेंबर बन सकता था। सेकंड जो था कि दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उसका खुद का घर होना चाहिए। जो भी एक कमेटी का, एक सभा का मेंबर बनना चाहता था, उसका खुद का घर होना चाहिए था। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, वो जो मेंबर बनना चाहता है सभा का, उसकी एज सिर्फ और सिर्फ 35 एंड 70 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास, उसको वेदास जो थे उनकी नॉलेज होनी चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव के जो मैटर्स थे या प्रशासनिक जो मैटर्स थे उसके भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उसको, और वो बंदा ईमानदार भी होना चाहिए। इस तरह की कुछ योग्यताएं थी जो एक सभा का मेंबर बनने के लिए होनी चाहिए थी। इसमें एक और भी दे रखी है, इफ़ एनीवन हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ अनदर कमेटी। यदि कोई आदमी, यदि कोई मेंबर पिछले 3 साल में किसी कमेटी का मेंबर रहा हो तो वह अब किसी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है। Anyone who has not submitted his accounts and those of his relatives cannot contest in the elections। जिस मेंबर ने, जिस आदमी ने, जिस पर्सन ने अपना या फिर अपने रिलेटिव का अकाउंट सबमिट नहीं किया है, वो आदमी भी या वो पर्सन भी उस इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकता, उस इलेक्शन को नहीं लड़ सकता है जिसने अपना या फिर अपने रिलेटिव्स के अकाउंट को सबमिट नहीं किया है। इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जैसे एक सभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो लाइक दिस दे दिया, जैसे कि 35 to 70 दे दिया, या 70 to 75 दे दिया, या 40 to 60 दे दिया, या फिर 30 to 40 ईयर्स दे दिया। तो अगर आपको पता होगा कि ये 35 to 70 ईयर्स है तो आप इसी को ही करेक्ट करोगे, और दूसरा अगर कुछ आपने टिक किया तो फिर वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस तरह से इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो चाइना अंडर द टंग डायनेस्टी। जो टंग डायनेस्टी के बारे में बता रखा है कि इन चाइना एज एम्पायर was established under the Tang dynasties which remained in the power for about 300 years for the 7th to the 10th centuries। चाइना में जो टैंग डायनेस्टी थी उसका जो एम्पायर था वो चाइना में इस्टेब्लिश्ड किया गया था, वो लगभग 300 ईयर्स तक पावर में रहा था, और उसकी जो कैपिटल थी, इट्स कैपिटल सियान, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। उसकी जो कैपिटल थी, टांग डायनेस्टी की जो कैपिटल थी सियान, वो जो सियान कैपिटल थी वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटीज़ में से एक थी। विजिटेड बाय द तुर्क्स, ईरानीज, इंडियंस, जापानीज एंड कोरियंस। और उस सिटी में, कौन सी सिटी में, मतलब उनकी जो कैपिटल थी सियान, तो सियान कैपिटल में बहुत सारे लोग विजिट करने आते थे, जैसे तुर्क्स आते थे, ईरानीज आते थे, इंडियंस आते थे। ईरानीज मतलब जो ईरान से आते थे, इंडियंस मतलब जो इंडिया से जाते थे, जापानीज जापान से जाते थे, इसी तरह से कोरियंस मतलब जो कोरिया से आते थे। ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ विजिट करते थे। जो टैंग डायनेस्टी इन द टैंग एम्पायर वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय द, जो टैंग एडमिनिस्ट्रेटर था, जो टैंग एम्पायर था, उन्होंने अपना एक एग्जामिनेशन रखा था जिसमें जिसकी भी इच्छा हो, जिसके भी विश हो, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। और ऐसा जो सिस्टम था वो लगभग 1911 तक पीसफुली चला था ये सिस्टम, और बाद में सिस्टम ये बंद हो गया था।
टंग एम्पायर में जॉब पाने के लिए ही इस एग्जामिनेशन को हेल्ड किया जाता था। जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेता था उसको ही टंग एम्पायर में जॉब मिलती थी। और ये कुछ चेंजेस के बाद ही 1911 तक शुरू रखा गया था, कुछ चेंजेस होने के बाद, और उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया था। स्टूडेंट्स, जो बुक एक्सरसाइज है उसमें से भी आपके क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। जैसे आपके मैचअप्स दे रखे हैं एक्सरसाइज में, जैसे गुर्जरा, प्रतिहारा, राजपूतास, पाल्स और चोलास। जैसे गुर्जरा प्रतिहारा जो थे ये कहाँ रहते थे, जो मैप में शो किया था हमने, तो गुजरा प्रतिहारा जो थे इसमें दे रखा है गुजरात और राजस्थान, इसका आंसर आएगा। तो ये गुजरात और राजस्थान के मेनली पार्ट में ही रूल करते थे। तो गुजरा प्रतिहारा जो है इसका आंसर आ जाएगा गुजरात एंड राजस्थान। दूसरा है राष्ट्रकूटाज। राष्ट्रकूटाज जो थे मेनली वेस्टर्न डेक्कन में ही अपने रूल उन्होंने स्टेब्लिश किया था, तो इसका आंसर आ जाएगा वेस्टर्न डेक्कन। थर्ड जो है पाल्स। जो पाल्स जो थे ये मेनली बंगाल में ही रूल करते थे, और चोलास जो थे ये तमिलनाडु में थे। तो जो मैप में बता रखा था वही है ये सेम। ये देखो, जो पाल्स हैं ये मेनली बंगाल में थे, ये वेस्टर्न दक्कन में थे, और गुजरा प्रतिहारा मेनली राजस्थान और गुजरात में पड़ते थे। चाहमांस अगर आ जाता है तो चाहमांस का भी आंसर वही आप लिख सकते हो। चोल्स जो हैं ये चोलास भी इसमें आया था। जो चोलास जो थे ये तमिलनाडु आंसर दे रखा है, तो ये तमिलनाडु के ही एरिया में पावरफुल थे। इस तरह से इसमें छोटे छोटे बहुत सारे बेटा क्वेश्चंस बनेंगे। आप चैप्टर को थोरोली रीड करना। नगरम का बन जाएगा, इसमें सभा कमेटी का मेंबर बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन को अलग अलग पार्ट्स में 4 पार्ट्स दे देंगे, उसमें से एक आपको टिक करना पड़ेगा। इसी तरह से ब्रोंज इमेजेस आ जाएंगी कि ब्रोंज इमेजेस मेनली कौन बनवाते थे। तो जो चोलाज होते थे वो ही इन इमेजेस को बनवाते थे, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस थी। इरिगेशन और एग्रीकल्चर जो है उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इरिगेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या किया गया था, तो उसमें कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इसमें वेल्स कुएं खोदे गए थे, जो कैनाल्स जो थी उस नहरें बनवाई गई थी खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए। साल में 2 फसलों को लेते थे, मेनली राइस कल्टीवेशन के लिए। जो कावेरी रिवर थी उसकी ब्रांचेज जो थी, छोटे छोटे जो चैनल्स थे उसके, वो मेनली राइस की कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा फ़ायदा देते थे। इसी तरह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जो क्राफ्ट प्रोडक्शन के जो सेंटर्स थे वो क्या थे, इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे तो आंसर होगा इसका चोला टेम्पल। जो चोला टेम्पल थे वही क्राफ्ट प्रोडक्शन का मेन सेंटर्स बन गए थे। जो लैंड की जो प्रोड्यूस होता था, उस लैंड में जो प्रोड्यूस होता था वो किस काम में लाया जाता था, तो उसके भी 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो वो किस काम में लिए जाते थे, जो वहाँ पे रहने वाले जो कुछ स्पेशल लोग थे, जैसे प्रीस्ट थे, गार्लैंड मेकर थे, कुक्स थे, स्वीपर्स थे, म्यूजिशियंस थे, डांसर्स थे, उनके ऊपर ही वो लगा दिया जाता था। प्रोडक्शन का कुछ पार्ट उसमें लगा दिया जाता था। अच्छा, एक जो ये मैप है इसमें चोला में दिखाया था, मेनली तमिलनाडु में ज़्यादा पावरफुल थे। तो ये चोलाज की फ्रंटियर दे रखी है। जो चोलाज जो थे उन्होंने बाद में अपना एम्पायर बढ़ा के और इतना उन्होंने कर लिया था। ये उनकी एक्सटेंड बाउंड्री दे रखी है, फ्रंटियर दे रखी है उसकी, कि चोलाज का जो एरिया था वो ये वाला एरिया बाद में हो गया था। पहले तो सिर्फ मेनली तमिलनाडु में ही रूल करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ा लिया था। ये आपको मैं पहले ही पढ़ा चुकी थी, इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको दे दिए थे। Students, I hope that whatever we had to study in this video is clear enough to you. There should not be any doubt to any students, and in case there is a query, then I request you all to please go throughout the book thoroughly and watch video once again. Students, these are your first online assessment, and you need to study hard as it is a new way of evaluating you. Eat good, sleep good, study good. Thank you.